अपार गद्दी कहाँ कहाँ जाके फंस गई है उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। वो सारी फसावट को उन्होंने स्पष्ट किया है। और फिर उन्होंने राजनीति में भी संविधान में क्या अपेक्षाएं थी और संविधान कहाँ जाके पूरा नहीं हो पा रहा है। फिर राज्य सत्ताओं का राजनीति कहाँ फंस गई, राजनेता कहाँ फंस गए, कैसे वो सुविधा संग्रह की ओर सब लगे रहते हैं। फिर उनमें नोट बोर्ड बंटवारा, संतुष्टि असंतुष्टि का जो चक्र है उसको उन्होंने स्पष्ट किया कि वहाँ कैसे फंस जाते हैं। फिर निकलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना, और सब मिला के सुविधा संग्रह भोग अतिभोग बहुभोग में जाके पूरा फंस गया। फिर अर्थतंत्र को भी उन्होंने बोला, फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बोला कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इनमें कोई सार्वभौमिकता जो है वो पकड़ में नहीं आई, सार्वभौमता पहचानने में नहीं। तो शिक्षा में भी यूनिवर्सलिटी पहचानने में नहीं आई, आचार संहिता में भी नहीं आई, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी कोई नीति के संबंध में भी सार्वभौमिकता पहचानने में नहीं आई, है ना। फिर अर्थव्यवस्था की भी समीक्षा की, और फिर बीच में बाबा जी ने जो है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का जो संघर्ष है उसको भी बताया, और दोनों की असफलता और दोनों में समानता वो भी बताई उन्होंने। फिर जो गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें उसमें क्या गड़बड़ी हुई है उस सबको भी रेखांकित किया उन्होंने। बीच बीच में थोड़ी बहुत टिप्पणी उन्होंने जो आदर्शवाद है उस पर भी की, क्योंकि आदर्शवाद भी व्यक्तिवाद में जाके फंस गया है ऐसा। तो व्यक्तिवाद के ऊपर भी थोड़ी सी बात हुई थी। हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हुआ कि वो जो जीना है वो व्यक्ति के रूप में नहीं होता है ना। जो जीना है वो व्यवस्था के रूप में ही रहता है, परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के रूप में, है ना। राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था के रूप में, या सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था, इन्हीं में जीना होता है मानव का। तो इसलिए केवल हम ये जो मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद है ये केवल व्यक्तिवादी कार्यक्रम नहीं है। कोई व्यक्ति अपना थोड़ा सा लाइफ वाइफ ठीक कर ले तो इससे कोई समाधान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मूल बात है कि ये सभी को ठीक होना चाहिए, जो भी समस्याएं हैं। मतलब शिक्षा भी ठीक होना चाहिए, व्यवस्था ठीक होना चाहिए, अर्थव्यवस्था ठीक होना चाहिए, आदि आदि। उससे कम में होगा नहीं। आप लोग बताइए क्या समझ में आया, मैंने तो बता दिया। भास्कर जी भाई, भैया बिल्कुल सही। अध्याय 1 में क्या समझ में आया? संदीप भाई या अध्याय कोई भी बताएं। आप बताइए संदीप भाई, आप बोल रहे थे। जी भैया, वो श्रृंगारिकता और अपराध जो हाँ है ये मुझे मुख्य बात समझ में आई। हाँ उसी हाँ। के इर्द गिर्द व्यक्तिवाद फलन फलित हुआ। हम्म। और अ, जनवाद जो जनचर्चा के बिंदु थे वो अ, विकास की तरफ नहीं बढ़ पाए, हम्म। उलझ से गए इन चीजों में। हम्म। तो जो पहला अध्याय है कि क्यों व्यवहारात्मक जनवाद, क्यों तो जनचर्चा के मुद्दे क्या हों, क्यों इसकी आवश्यकता है, उसकी हम्म। पृष्ठभूमि में ये सारे मुद्दे जो है वो बीच में आए। सार हम्म। में मुझे ऐसा दिखता है। हम्म। ओ,
फिर भी ओवरऑल जो है ये जो समीक्षा थी अध्याय 1 में, उसमें आदर्शवाद को छोड़ के भौतिकवाद पे ज़्यादा थी, है ना? जो भौतिकवाद से निकले हुए जो तंत्र हैं, उनको लेकर ज़्यादा समीक्षा हुई थी। आगे के अध्याय में जी शायद भैया। आदर्शवाद को ज़्यादा उन्होंने लिया है, अभिनय और उसका परि परिणाम जो है। अध्याय 2 जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। और बताइए भास्कर भाई, आपको क्या पकड़ में आया? जी भैया नमस्ते। हाँ, नमस्ते भैया। पहले अध्याय में बाबा जी ने बहुत कुछ इंगित किया है कि कहाँ जाने को निकले थे और हाँ। कहाँ फंस गए, कैसे फंस गए, क्यों फंस गए। ये सभी व्यक्तिवाद, युद्ध की मानसिकता, ये सारे हम्म। जी, ये सारी चीजें बहुत हम्म। स्पष्ट रूप में हम्म। जिसका लाभ जनमानस को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और हाँ। अ, मानव का शोषण, प्रकृति का शोषण, सतत भय की स्थापना समाज में, ये जो कुछ हो रहा है वर्तमान में, ये क्यों हुआ, इसका भी हम्म। इंगित किया। इसका उपाय क्या होना चाहिए हम्म। वो भी उन्होंने कुछ कुछ इंगित कर दिया है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों हम्म। असफल हुई और हम्म। क्यों युद्ध का माहौल बना रहा है, हम्म। अर्थव्यवस्था में क्या त्रुटियां है, क्या त्रुटियां हैं, ये सब कुछ, क्रूरता, हिंसा, युद्ध की मानसिकता, ये सारे हम्म। मुद्दे सभ्यता को और अस्तित्व को जो हम्म। विनाश की ओर ले जाने वाली बातें हैं, ये सब बता के उन्होंने कहा है कि जनवाद की चर्चा क्यों होनी चाहिए। अभी आगे तो मैंने अभी ये पढ़ा नहीं पुस्तक, दूसरे अध्याय में हम्म। आया तो क्यों मिलेगा, लेकिन पहले अध्याय में जनवाद क्यों ये स्पष्ट कर दिया है बाबा जी ने। हम्म। अभी जो माहौल है वो सब हमारा ही किया धराया है, हाँ हाँ। ऐसा है। हम्म। तो आगे बढ़ा जाए फिर आज, जी भैया। कि और भी किसी को बोलना है? अजीत जी को बोलना हो, अर्चना बहन को? नहीं भैया, बोलना तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ पहले अध्याय में कुछ आपको कोई विशेष बात पकड़ में आई? हाँ, वही कल बता दी थी विशेष बात, ये यही समझ में आई थी कि जो भी जो भी घटनाओं के साथ जो तदाकार होना है मानव का, और कम से कम अनुकरण में प्रवृत्ति होना है, वही और कल्पनाशीलता एवं कर्म स्वतंत्रता के योग फल की ही ये सब महिमा है, क्रूरता, हिंसा और युद्ध मानसिकता। और हम्म। उन्होंने जो है, बाबा ने जो पहले मतलब लेसन में ये भी, पहले पाठ में ये भी बता दिया कि अंतर विरोध किन किन जगहों पर है, और हमारी चाहना क्या है, मानव की जो अस्तित्व सहज रूप से जो चाहना है वो क्या है, और जो मानसिकता, मतलब कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वह जो घटना के साथ तदाकार हो गए, उसकी वजह से जो करना हो रहा है, या जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो व्यवस्थाएं या परंपरा जो है उसके अनुसार नहीं है जो हमारी मतलब अस्तित्व सह चाहना है। तो ये हम्म। अंतर्द्वंद हर उसमें दिख रहा है, शिक्षा व्यवस्था में भी दिख रहा है, धर्म और राजनीति में भी दिख रहा है। तो ये तब हम्म। तक सही नहीं हो सकता जब तक कि इन अंतर्द्वंद को समझकर और उसको जो है सही तरीके से जन चर्चा में ना लाया, जन चर्चा में जब तक कि ये सही बात को नहीं रखा जाएगा, नियम के साथ तदाकार नहीं होंगी कल्पनाशीलताएं,
और उसके अनुसार कर्म स्वतंत्रता का वो प्रयोग नहीं किए, उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनीयता के आधार पर नहीं लगाया जाएगा, तब तक कि ये चीजें ठीक नहीं होने वाली। एक तो ये, और साथ में ये भी है कि चाहे कितना भी घटना के साथ तदाकार है कल्पनाशीलता और कितना भी दुर्गति हो रही है, लेकिन जो अस्तित्व सहज क्या बोलते हैं उसको, चाहना है या प्रकटन है, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मतलब कि आदिकाल से मानव करता चला आया है दुर्गति, लेकिन फिर भी वो जो अस्तित्व सहज जो चाहना है वो बनी हुई है, वो खत्म नहीं हो सकती। वो मूल बात, और वो किस तरीके से मानव परंपरा में भी उसका भी वो चल ही रहा है, मतलब उसके लिए भी प्रयास चल ही रहा है। और उसमें भी न्याय को पाने के लिए या न्याय के लिए जो चिंतन किया मानव ने, तो वो पहले रूप के आधार पर, फिर नस्ल के आधार पर, फिर वही जाति धर्म संप्रदाय मत इनके आधार पर किया है, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए। अब जो ये बन गया है कि आदर्शवाद भी जो है वो फेल हुआ और भौतिकवाद भी फेल हुआ, तो अब सहअस्तित्ववाद के लिए अनुकूल वातावरण और अवसर भी बन गया है कि वो शिक्षा विधि से मतलब उसका वो हो सके, लोक व्यापीकरण हो सके। और तो ये एक तरीके से अवसर भी है और मतलब होने की इसकी संभावना भी समीचीन है। तो ये चीज समझ में आई और उसमें आ गई। मतलब पूरा उन्होंने क्रम बताया कि कैसे वो प्रचार और प्रसार और प्रदर्शन और प्रकाशन में उसका वो चलता है, चाहे वो कर्म स्वतंत्रता का जो वो क्या बोलते हैं उसको परावर्तन चलता है पांचों स्थितियों में, है ना, स्वयं से लेके राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक में वो चलता ही है। तो ढांचा खांचा तो कुछ नहीं बदलेगा, बस कल्पनाशीलता यदि जनमानस की घटना के आधार पर तदाकार ना होकर नियम या ज्ञान के आधार पर तदाकार हो जाए, तो बाकी कुछ बदलने वाली चीजें नहीं बदलनी है। वो ढांचा खांचा सब बना हुआ है, मतलब शिक्षा के वो भी बने हुए हैं और न्याय सुरक्षा के लिए भी सब न्यायपालिका ये वो बना हुआ है। तो वो थोड़ा सा जो इस शिक्षा संस्कार में काम होना है, वही उसी के क्रम में हम सब लगे हुए हैं। ये समझ में आया। बढ़िया। इसमें एक बात और भी है कि जो पुराना जो विचार है जी उसमें व्यक्ति और राज्य इसके बीच में परिवार नहीं है। जी 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 तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें व्यक्ति के कोई रखा है, परिवार को नहीं रखा, आधार है ना। और बाबा जी ने जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की बात की है उसमें परिवार को रखा है बेसिक आधार, है ना। परिवार ही आधार है व्यवस्था का, व्यक्ति का अधिक आधार नहीं माना है। और दूसरी बात है कि जो राज्य को यहाँ बहुत शक्तिशाली कर दिया है, तो यहाँ पे राज्य शक्तिशाली नहीं है। राज्य जैसी कोई संस्था भी नहीं है जिसको अपन राज्य जैसी संस्था कह रहे हैं। तो परिवारों की परस्परता में जो संगठन है, तो परिवारों की परस्परता में जो संगठन है जिसको अपन समूह सभा बोल रहे हैं या ग्राम सभा आदि बोल रहे हैं, बस वो जो सभाएं हैं वही राज्य का रूप है। यदि राज्य के रूप को अपन समझने जाएंगे तो अभी जैसा राज्य का स्वरूप है ऐसे ऐसे राज्य की बात जो है इसमें नहीं है मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद में। क्योंकि अभी जो राज्य है उसका जो ढांचा खांचा है और जिस तरीके से उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है, वही तो समस्या है। तो दो प्रकार की समस्या है। एक तो जो लोग उसमें शामिल हो जाते हैं उनमें विशिष्टता आ जाती है जी और उनके पास पावर केंद्रित हो जाती है, पैसा केंद्रित हो जाता है और इसी कारण से भोग अतिभोग की प्रवृत्ति केंद्रित हो जाती है ना। और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें खत्म हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि व्यक्ति राज्य के सामने अपने को बहुत छोटा महसूस करता है, बौना हो जाता है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है।
दूसरी बात है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को समझा ही नहीं गया है अभी तक, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो न्यायपूर्ण संबंधों में ही रहती है। यदि क्योंकि व्यक्ति जो है वो परिवार के बिना डिफाइन नहीं होता है ना, परिवार समाज के बिना डिफाइन नहीं होता। तो बाबा जी जब व्यक्ति की बात करते हैं ना कि मानव 5 स्थिति में है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, तो उसमें जो व्यक्ति है वो परिवार मानव है। मतलब परिवार में कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करता हुआ, परिवार में संबंधों का निर्वाह करता हुआ, उत्पादन कार्य में लगा हुआ है ना, समृद्धि समाधान के काम में लगा हुआ, ऐसा जो परिवार मानव है उसको व्यक्ति बोल रहे हैं। तो व्यक्ति का मतलब बाबा जी के अर्थ में केवल जिसको व्यक्तिवादी स्वतंत्रता या इंडिविजुअल फ्रीडम कह रहे हैं, है ना, उसके आधार पे नहीं है। तो बाबा जी के अनुसार जो है ना, व्यक्ति का मतलब है जो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ जीता है, जो संबंधों का निर्वाह करता है और संबंधों में जो निहित कर्तव्य दायित्व है उनका निर्वाह करता हुआ जो व्यक्ति है, उसी को बाबा जी स्वायत्त मानव भी कह रहे हैं, है ना, जो समाधान समृद्धि संपन्न है, जो व्यवहार में सामाजिक है, ऐसा स्वायत्त मानव, उसको व्यक्ति कह रहे हैं। बाबा जी का जो व्यक्ति की परिभाषा है वो इस तरीके से। और जो हम लोग या जो भी अभी प्रेजेंट सिस्टम है वो व्यक्ति को पहचान रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल के रूप में पहचान रहे हैं, उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है ना। और इसीलिए जितने भी नीति नियम आदि हैं, पॉलिसीज हैं, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सब के मूल में एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है ना। तो उसी के आधार पे सारे विचार को फैलाया गया है। और जो राज्य है वो व्यक्ति के लिए होना चाहिए है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य शक्तिशाली हो गया। तो पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता देगा, व्यक्ति को सुरक्षा देगा, व्यक्ति को अवसर देगा, व्यक्ति को है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि व्यक्तियों से ताकत लेके राज्य शक्तिशाली हो गया और व्यक्ति जो है उसमें गौण हो गया, ऐसा उसका महत्व ही खत्म हो गया, ये स्थिति हुई। और जो राज्य शक्तिशाली हुआ उसमें भी जो शक्ति है वो फंस गई, जाके भ्रष्टाचार में फंस गई, नोट वोट बंटवारा में फंस गई, आर्थिक कुचक्र में फंस गई, षड्यंत्र में, है ना, चालाकियों में, युद्ध में, और अपराध में, शोषण में, श्रृंगारिकता में, इस सब में फंस गई जाके। तो इसीलिए इसमें फंसने के कारण से भी जो राज्य के में जो विशिष्ट लोग हैं वो भी बहुत सुखी हो गए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए फिर ये विकल्प की आवश्यकता जो है अभी निकल के आती है, जैसा अभी आप बोल रहे थे कि अभी जो है सह अस्तित्व की संभावना पे भी लोग विचार करने लगे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला तंत्र ज़्यादा ठीक होगा, इसमें स्वतंत्रता भी ज़्यादा होगी और परिवार रूपी जो संस्था है ना, वो सुदृढ़ होगी। क्योंकि आदमी अभी भी व्यक्ति और राज्य के बीच में जो बटा हुआ है सारा व्यवस्था, अभी भी देखें तो सर्वाधिक मानव जो है परिवार में ही सर्वाधिक समय तक जीते हैं। तो जो जीने की जगह है जहाँ पर आदमी सबसे ज़्यादा समय तक जीता है, वही जगह की पहचान नहीं हुई संविधान में या राज्य व्यवस्थाओं में, अर्थव्यवस्थाओं में या समाज व्यवस्थाओं में भी, है ना। यहाँ तक कि जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं उसमें भी परिवार रूपी संस्था की पहचान नहीं हुई, व्यक्ति की हुई। और इसीलिए व्यक्तिवादी लक्ष्य की ओर जो है वो सब चला गया, जिसको अपन आदर्शवाद कह रहे हैं। तो व्यक्तिवादी लक्ष्य, और वो भी जो लक्ष्य है वो रहस्यात्मक लक्ष्य है, जिसको अपन मोक्ष कह रहे हैं। तो मोक्ष के लक्ष्य यानी रहस्यात्मक लक्ष्य की ओर जो है वो चला गया, ऐसा हम लोगों को समझ में आता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 में, है ना। जितने लोगों को आना था सब आ चुके हैं। तो अध्याय 2 है अभिनय और उसका परिणाम। तो मूल रूप से यहाँ पे साहित्य की और भक्ति आदि की बात की गई है ना।
थोड़ा सा आध्यात्मिकता की भी बात की है। तो साहित्य और कला माध्यमों से समाज की यथा स्थिति, ऐसा बोलते हैं साहित्य समाज का दर्पण है ना, के प्रदर्शन में जो कुछ भी मानव ने किया, साहित्य और कला माध्यमों से समाज की यथा स्थिति के प्रदर्शन में जो कुछ भी मानव ने किया, उसमें सर्वाधिक वर्णन जो है अपराध और श्रृंगारिकता का वर्णन है, ऐसा कह रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, आप में से कोई बताएगा ऐसा? बाबा जी कह रहे हैं ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी भास्कर भाई बताइए। क्या पूछा बाबा भैया? जी कह रहे हैं साहित्य और कला माध्यमों से समाज की यथा स्थिति के प्रदर्शन में जो कुछ भी मानव ने किया है, उसमें सर्वाधिक अपराध और श्रृंगारिकता का वर्णन है। योगेश भाई बोलिए। हाँ, क्या प्रश्न है भैया, क्या कह रहे हैं? बाबा जी मैं ये कह केवल रहे हैं। इतना कह रहा हूँ, बाबा जी ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या हाँ जी, लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना भैया, बिल्कुल। कैसे ठीक कह रहे हैं, कैसे, मतलब क्या? नहीं, आपका प्रश्न क्या है कि साहित्य से समाज मेरा का, प्रश्न कुछ नहीं है, मैं ही समाज कह की रहा हूँ मानसिकता कैसे स्पष्ट होती है, ऐसा आप जी। पूछ रहे हैं? नहीं, साहित्य और कला माध्यमों से समाज की यथा स्थिति के प्रदर्शन में जो कुछ भी मानव ने किया है, हाँ उसमें सर्वाधिक अपराध और श्रृंगारिकता का वर्णन है, ऐसा बाबा जी का एक स्टेटमेंट है। हाँ हाँ भैया। तो मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ऐसा क्यों कहा बाबा जी? भैया अभी जो है मानव जात उसी स्तर पर जी रही है, और साहित्य हैं? और जो कला है मानव जात का जो हाँ अभी स्तर है वो शरीर मूलक स्तर है, जागृति क्रम में है, भ्रमित हाँ स्थिति हाँ। है। भ्रमित स्थिति में सुखी होने के आधार तो वैसे ही है, शरीर मूलक हम्म और जो है इंद्रिय हम्म मूलक, है ना, श्रृंगारिकता के रूप में। अब जो है हम्म वही जो उनकी मानसिकता है वो उनके साहित्य और जो है उनके कला के स्वरूप में संस्कृत, मतलब जिसको तथाकथित संस्कृति है ना, जिसको नृत्य नाच गान कहते हैं, उस रूप में जो है प्रकट होता है। हम्म, तो वो जो प्रकट होता है वो वही मानसिकता प्रकट होती है श्रृंगारिकता वाली, है ना। अब ठीक बात। श्रृंगारिकता वाली मानसिकता इसीलिए है क्योंकि जो है अभी समझदारी आई नहीं है, तो खुद को शरीर मान के सुखी होने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो फिर जो बिल्कुल सही है है। ना भैया। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ऐसा ही है, क्योंकि जो इतिहास में साहित्य लिखा गया, हाँ जी। उसमें युद्ध कई वर्णन है अपराध के रूप में, है ना। ज्यादा बिल्कुल भैया। ऐसा, ज्यादातर जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, बिल्कुल जिनको हम लोग महाकाव्य कह रहे हैं, उन सब में युद्ध है, बिल्कुल, युद्ध भी है और सब भी है, ये मतलब श्रृंगारिकता वाला भी और है। श्रृंगारिकता भी है, हाँ श्रृंगारिकता भी पूरी हाँ भरी पड़ी है। हाँ, कालिदास का बिल्कुल जो मेघदूत है वो सब श्रृंगारिकता से भरा पड़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो वो मानसिकता का जो है प्रकटन है उस रूप में, साहित्य के रूप में, कला के रूप में। हम्म। और मानसिकता जो है भ्रमित मानसिकता है, तो भ्रमित मानसिकता में तो वही रहेगा। तो हाँ। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक बताया भैया। फिर है इसी के साथ अच्छाई और हाँ भैया। सच्चाई, क्या लिखा है? इसी के साथ असच्चाई, अच्छाई और असच्चाई। असच्चाई जो परिकल्पना में आई, यानी झूठ जो परिकल्पना में आया, जो परिकथाएं लिखी गई, उन सब का अभिनय ही मंचन के आधार पे हुआ, जो थिएटर जिसकी बात कर रहे हैं ना। ऐसे ऐतिहासिक विधि में ईश्वरीयता को एक रस के रूप में जब मंचन किया, वह भक्ति के रूप में मंचित हो पाया। भक्ति को तत्कालीन समय में ईश्वरीयता मान लिया, वही भक्ति श्रृंगारिकता की ओर पलता पुष्ट होता गया। और इसका परिणाम क्या आया कि छायावाद और रहस्यवाद में लुप्त होकर कामोन्मादी प्रवृत्ति उभर गई, ऐसा है। इस प्रकार से शुरुआत में विशेष सुख चाहते हुए उसके लिए किए गए सभी प्रयास श्रृंगारिकता और अपराध में अंत हुआ। इतिहास वार्ताओं में सुनने को मिलता है, इतिहास भी जन चर्चा का एक आधार माना जा सकता है।
बाबा जी कह रहे हैं कि इतिहास भी जन चर्चा का एक आधार जो है वो माना जा सकता है ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भैया? बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मतलब सहज रूप से समझ में आ जाए वैसी बात है। इसमें कोई जो है कोई गूढ़ बात हो ऐसा नहीं है ना। इतना बेस बनने के बाद जो है ये बातें बहुत सरलता से समझ में आए वैसी है। हाँ, रियलिटी है भैया, छायावाद वास्तविकता है समझते हैं आप? छायावाद क्या है? अभी। छायावाद और रहस्यवाद में लुप्त होकर फिर इसके बाद हाँ हाँ भैया, कुछ आप बोल रहे थे, बोलिए भैया बताइए, छायावाद बताइए ना भैया। छायावाद और रहस्यवाद का मतलब है कि जो ब्रह्म रूपी जो रहस्य है उसको साहित्य में उतारा, है ना, जो ईश्वरीयता है उसको साहित्य में लेके आए, उसको छायावाद कहते हैं। छायावाद जो है वो साहित्य की एक विधा है। हमारे यहाँ जो है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, ये सब छायावादी कवि माने जाते हैं। तो क्योंकि ब्रह्म स्पष्ट नहीं हुआ तो रहस्य में पड़ा हुआ था, उस रहस्य को इन्होंने काव्य में और उस सब में लिख दिया, उसको छायावाद कह रहे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, पंत, सुमित्रानंदन पंत, ये सब महादेवी वर्मा, छायावादी हैं। और सब छायावादी है क्योंकि वो सब अप्रचलित भी हो गए, देखिए अप्रतिष्ठित हो गए ये सब, पंत, निराला, महादेवी, ये सब अप्रतिष्ठित हो गए। क्यों हो गए? आवाज चलेगी शायद। भैया डिस्कनेक्ट हुआ है 2 मिनट। भैया क्यों हो गए? वो नेट चला गया। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि क्योंकि कुछ भी हाथ में आया नहीं जीने का विधि, है ना, और छायावाद से राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं हुई, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हुई, समाज व्यवस्था ठीक नहीं हुई, तात्विकता भी पकड़ में आई नहीं। तो इसीलिए ये इसको ऐसा वाक्य लिखा उन्होंने कि इसका परिणाम क्या हुआ कि छायावाद रहस्यवाद में सब लुप्त हो गया। तो ये जो भक्ति श्रृंगारिकता की ओर पलता पुष्प होता गया, और फिर ये छायावाद रहस्यवाद में भक्ति भी चौपट हो गई, जिसको कह रहे हैं। और इसके बाद कामोन्नवादी प्रवृत्ति उभर गई। उसके बाद जो पूर्व में आ गया ना, अभी जैसा हम लोग साहित्य देख रहे हैं उसमें कामोन्माद सबसे ऊपर है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से शुरुआत से विशेष सुख चाहते हुए उसके लिए किए गए सभी प्रयास श्रृंगारिकता और अपराध में अंत हुआ। इतिहास वार्ताओं में सुनने को मिलता है, इतिहास भी जन चर्चा का एक आधार हो सकता है। इसके बाद है, उक्त बिंदु के आधार पर जनमानस की अपेक्षा के सर्वेक्षण में यदि अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ कुछ हैं, उसी का विजय, उसी का वैभव होना चाहिए। इस प्रकार के उद्गार चर्चा संवादों में सुनने को मिलता है। आखिर सच्चाई क्या है?
हम तत्काल उत्तर विहीन हो जाते हैं। यदि कोई पूछता है कि भाई चलो आपने कहा कि सच्चाई का ही होना चाहिए, इसका नहीं, तो प्रश्न आता है कि सच्चाई क्या है, तो बता रहे हैं कि फिर उत्तर विहीन हो जाते हैं, क्योंकि समुदाय जिन रूढ़ी मान्यताओं को अच्छा मानता है उसको दूसरे समुदाय बुरा मानते हैं। हम लोग ऐसा देख ही रहे हैं। तो सच्चाई के मुद्दे पर यही अभी तक सुनने को मिलता है कि सत्य अवर्णनीय है, और यदि कोई सच्चाई की बात है भी तो यही मिलता है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो अनिर्वचनीय है, भाषा में व्यक्त नहीं हो सकता है, आचरण में आता नहीं है, आदि आदि। वाणी से, मन से उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। ऐसा सच्चाई के बारे में सुनने को मिलता है। फिर हम सच्चाइयों के पक्षधर क्यों हैं? जब हम उसको प्रकट ही नहीं कर सकते, तो जिसको हमने पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं, व्यक्त नहीं कर सकते, आचरण में आता नहीं, व्यवस्था में आता नहीं, तो हम सच्चाइयों के पक्षधर क्यों हैं? फिर मानव अपने आप में जितने भी सतह में व्यवस्थित है, उन किसी सतह में सत्य स्वीकृत होना पाया जाता है। इसको ऐसा कहना भी बनता है कि मानव सहज रूप में नियम, न्याय, व्यवस्था, सत्य, व्यापक, अनंत के को नाम से या अर्थ से स्वीकार किया ही रहता है। हमारे अभी तक के सर्वेक्षण से पता लगा है कि नाम से हर व्यक्ति स्वीकृत है। मतलब ये सब नाम के रूप में पहचानता है कि नियम कोई चीज है, न्याय कोई चीज है, व्यवस्था कोई चीज है, सत्य कोई वस्तु है, व्यापक कोई वस्तु है, अनंत कोई वस्तु है। लेकिन वो जो वस्तु क्या है, वस्तुतः वो पकड़ में नहीं आता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अभी तक उनके सर्वेक्षण में आया है कि नाम से तो हर व्यक्ति इनको स्वीकृत करता है, लेकिन अर्थ से संपन्न होना प्रतीक्षित है। फिर आगे वो फिर से कला के ऊपर कह रहे हैं कि साहित्य कला क्रम में आनंद रूपी रस को संप्रेषित करने के उद्देश्य से प्रयासोदय होने का उल्लेख है। अंत तो गत्वा यह रहस्य में अंत होकर रह गया, क्योंकि आनंद एक रहस्य ही रहा। इसमें आनंदित होने वाला आनंद का स्रोत संयोग विधियां मानव के समझदारी का अभी तक अध्ययन सुलभ नहीं हो पाया है। किसी वस्तु के अध्ययन सुलभ होने के उपरांत ही उसकी अभिव्यक्ति संप्रेषणा सहज होना सर्वविदित है। तो साहित्य कला क्रम में आनंद रूपी जो रस को संप्रेषित करने के उद्देश्य से प्रयासोदय होने का उल्लेख है। अंत तो गत्वा यह रहस्य में अंत होकर रह गए, क्योंकि आनंद एक रहस्य ही रहा। इसमें आनंदित होने वाला आनंद का स्रोत संयोग विधियां मानव के समझदारी का अभी तक अध्ययन सुलभ नहीं हुआ। किसी वस्तु के अध्ययन सुलभ होने के उपरांत ही उसकी अभिव्यक्ति संप्रेषणा सहज होना सर्वविदित है, क्योंकि वो अध्ययन गम्य नहीं हुआ, अध्ययन सुलभ नहीं हुआ, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति संप्रेषणा नहीं हो पाई, इसीलिए वो रहस्य में पड़ा रहा। अतएव काल्पनिक आनंद को बाबा जी कह रहे हैं कि जो अभिनयात्मक प्रदर्शन के योगफल में, अभिनय के रूप में जो है प्रदर्शन के योगफल में क्रमागत विधि से श्रृंगारिकता ही सर्वाधिक सुलभ अभिनयों के माध्यम से भ्रमित मानव को प्रिय लगता है, क्योंकि जीने में तो आया नहीं, तो इसीलिए मानव काल्पनिक आनंद की ओर गया। और काल्पनिक आनंद में जैसे लोग फिल्म देखते हैं, तो फिल्मों में जो भी होता है अभिनेता अभिनेत्री, तो उसको देख के कुछ आनंद लेने की कोशिश करते हैं, उसको काल्पनिक आनंद कह रहे हैं ना। और उसमें भी वो कह रहे हैं कि श्रृंगारिकता ही सर्वाधिक सुलभ अभिनयों के माध्यमों से भ्रमित मानव को प्रिय लगना स्वाभाविक है। फिर कह रहे हैं कि इसी को एक मानव के लिए आवश्यकता उपलब्धि के रूप में कल्पना करते हुए विभत्स और रौद्र रस तक कल्पनाएं दौड़ गई। वो कह रहे हैं कि किसी की आवश्यकता ऐसी पड़ी तो उसके आधार पे विभत्स रस और रौद्र रस, वीर रस जैसी कल्पनाएं भी दौड़ी। उसे चाव से लोग एकत्रित होकर देखते रहे, अभी भी देखते हैं। जबकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर ये सब मानव के आवेश का विन्यास और प्रकाशन है। तो ये जो विवश और रस में मूल रूप से यही रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर आदि है, यही रहता है।
ये सब मानव के आवेश का विन्यास और प्रकाशन है। इसके स्थान पर समाधान समृद्धि सहस्थित, समाधान समृद्धि अभय सहस्थित, प्रामाणिकता व्यवस्था मूलक चर्चाएं, कला साहित्य प्रकाशन प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था पर आधारित जनवाद की आवश्यकता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये सब जनवाद की जगह पर विकल्प क्या दे रहे हैं, उसके स्थान पर यदि जनवाद में समाधान समृद्धि अभय सहस्थित प्रामाणिकता व्यवस्था मूलक जन चर्चाएं कहाँ हो जाती, कला साहित्य प्रकाशन प्रदर्शन, है ना, शिक्षा संस्कार व्यवस्था पर आधारित यदि जनवाद होता है उसकी आवश्यकता है, ऐसा कह रहे हैं बाबा। अतएव दूसरी भाषा में कहें कि मानव के साथ मानव की चर्चा वार्तालाप के निष्कर्ष का संवादों का आधार होना एक आवश्यकता है, क्योंकि जिस विधि से हम आदिकाल से अभी तक गतित हुए हैं उस जन चर्चा में भ्रमात्मक भाग ही सर्वाधिक है, उसमें सबसे ज्यादा भ्रमात्मक भाग है। प्रयोजनवादी यथार्थ का भाग शून्य है, उसको कुछ भली प्रकार से मूल्यांकित कर सकते हैं। पूर्णतः प्रयोजनशील यथार्थ को रोजमर्रा की चर्चा में ला सकते हैं। तो ये एक विकल्प बाबा जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो भ्रमात्मक भाग है उसकी वादी यथार्थ का को प्रयोजन वाली यथार्थ को रोजमर्रा की चर्चा में लाया जा सकता है। फिर कह रहे हैं जैसे डाका, डकैती, जानमारी, गबन, शोषण, जघन्य पाप कृत्यों के नाम से कमाया हुआ व्यक्ति और हर मूर्ख समझदार में से के लिए गणतंत्रात्मक प्रणाली में भागीदारी होने का अवसर, गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाते हुए सर्वाधिक संविधानों में प्रावधानित है। इसकी शुभकामना यही रही जो जीता जागता हमने देखा है कि गांव मोहल्ला में जब कहीं भी कोई कुकृत्य या गलती होती है उसको उजागर होता हुआ देखा है। उजागर साक्ष्यों के आधार पर स्थानीय बुजुर्ग या पंच या मुखिया नाम से जो व्यक्ति संबोधित होते हैं उनके द्वारा किया गया सभी निर्णय सर्वाधिक लोकमानस को स्वीकृत होता रहा है। इसी के आधार पर देश का मसला भी सुलझाया जाएगा। ऐसी मानसिकता से गणतंत्र विधि के हम पक्षधर हुए, इसे राष्ट्रीय संविधान का रूप देने के लिए तत्पर हुए। लिखित अलिखित विधि से यह स्वीकारना आवश्यक हो गया कि जनमत प्राप्त करने के लिए धन खर्च करना आवश्यक है। तो देखिए बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो भी ये अपराध कृत हुआ करते थे तो अपराध कृत विधि में उन्होंने कहा कि यदि इतिहास में जाके हम लोग देखते हैं तो ऐसी कोई घटना यदि होती थी तो उस उजागर होती थी तो उसके गांव में जो पंच लोग होते थे या मुखिया होता था वो उनको बुला के जो है कोई निर्णय कर देता था। और उनका जो निर्णय होता था वो लोकमानस में स्वीकृत हो जाता था। इसी मानसिकता के आधार पे गणतंत्र को स्वीकारा गया कि गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है उसमें कोई एक न्याय सभा होगी और न्याय सभा जो है अपना फैसला करेगी, जनमानस उसको स्वीकार लेगा। तो गणतंत्रात्मक विधि के मूल में जो है वही ये जो बाबा जी ने इंगित किया वही अवधारणा जो है बड़े रूप में आकार ले गई, ऐसा हम लोग पहचान सकते हैं। तो इसी आधार पर देश का मसला भी सुलझाए जाएंगे। ऐसी मानसिकता से गणतंत्र प्रणाली के हम पक्षधर हुए, इसे राष्ट्रीय संविधान का रूप देने के लिए भी तत्पर हुए। लिखित अलिखित विधि से यह स्वीकारना आवश्यक हो गया कि जनमत प्राप्त करने के लिए धन खर्च करना आवश्यक है और गणतंत्रात्मक विधि में जो जनमत प्राप्त करना है उसके लिए धन खर्च करना आवश्यक हो जाएगा, जब हो गया है। जबकि गांव मोहल्ले में जितने फैसले हुए उन सभी फैसले के मूल में फैसले को चाहने वाले व्यक्ति ने धन खर्च नहीं किया था। वो कह रहे थे पहले जो गांव में जो फैसले हो जाते थे उसमें धन खर्च नहीं होता था, लेकिन अभी तो धन खर्च होना आवश्यक हो गया है। इसका गवाही इस प्रबंध के लेखक स्वयं हैं। हमारे जैसे और भी बहुत से लोग इस धरती पर विद्यमान होंगे जहां यहाँ मुख्य मुद्दा यही है कि जिनको हमारा धर्मतंत्र अज्ञानी पापी स्वार्थी कहते आया है और राजतंत्र
अपने संविधान को अपने ही देशवासी गलत अपराध कर सकते हैं, ऐसा मानते हुए सभी संविधानों को बनाया है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो धर्मतंत्र है वो ऐसा मानता है कि जो आदमी है वो अज्ञानी, पापी, स्वार्थी होता है, और जो गणतंत्रात्मक विधि में जो शासन है वो ये मानते हैं कि उनके जो नागरिक होते हैं, देशवासी होते हैं, वो गलती और अपराध कर सकते हैं, है ना, और इसीलिए उनको रोकने के लिए संविधान बनाए गए। उन सबके लिए समान अवसर को गणतंत्रात्मक विधि में समावेश करना एक आवश्यकता उत्पन्न हो गई। इस विद्या में बिना पैसे खर्च किए जनमत सहित जनप्रतिनिधि को पाने की चर्चा निष्कर्ष आवास। तो बाबा जी कह रहे हैं कि एक ऐसी चर्चा की आवश्यकता है कि जिससे हम बिना पैसा खर्च किए जनमत प्राप्त कर लें, जनमत सहित जनप्रतिनिधियों को प्राप्त कर सकें, है ना। और दूसरा है कि हम बिना पैसा खर्चा किए जो है वो ये जो गलती, अपराध, शोषण आदि जो पाप कर्म होते हैं या ऐसे कृत्य होते हैं, अपराध कृत्य होते हैं, उनके फैसले बिना पैसा खर्च किए हो जाएं, है ना। इसकी चर्चा आवश्यक है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या हुआ? ठीक है, ये स्पष्ट हुआ, ये नहीं हुआ? हाँ जी योगेश भाई जी, पैराग्राफ हाँ भैया, स्पष्ट हो रहा है? पैराग्राफ बिल्कुल 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 स्पष्ट हो रहा है भैया। स्पष्ट हो रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं इस चर्चा की आवश्यकता है ना। फिर आगे बिल्कुल कह रहे हैं आवश्यक। कि गणतंत्र प्रणाली इस धरती पर जिस दिन मुहूर्त से आरंभ हुई, उसके पहले भी जो अच्छे लोग और विद्वान कहलाते थे, योगी, यति, तपस्वी, संत आदि, सती, भक्त कहलाते थे, उन्हीं को सर्वाधिक लोग अच्छा मानते रहे। उनकी गवाहियां सम्मान प्रदर्शित करने के तौर तरीके के रूप में होते आई। ऐसे अच्छे लोग अभी भी सम्मानित होते हैं। इन घटनाओं से घटित होते हुए गणतंत्र प्रणाली के किसी संविधान में किसी अच्छे चरित्र का स्पष्ट सूत्र व्याख्या व अध्ययन नहीं हुआ। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब ये संविधान या ये गणतंत्र डेमोक्रेसी नहीं आई थी या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब समाज में, हमारे समाज में कुछ विद्वान लोग जिनको अपन योगी, यति, सती, संत, तपस्वी, भक्त आदि बोलते थे, ऐसे अच्छे लोगों को मानते ही रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गणतंत्रात्मक विधि आने के बाद जो संविधान बना उसमें एक अच्छे चरित्र का कोई स्पष्ट स्वरूप या सूत्र व्याख्या जो है अध्ययन गम्य नहीं हुआ। तो गणतंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि एक अच्छा आदमी क्या होता है, एक अच्छे आदमी की बात नहीं, गलत आदमी होता है और उस गलत आदमी को जो है दंड विधि से ठीक करना है। लेकिन ठीक आदमी कैसा होता है इसका उल्लेख नहीं है ना। ठीक करना माने क्या, वो ही पता नहीं है। ठीक करना मतलब दंडित करना, बस इतना ही। हाँ, बस 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 उसको डरा के जो है नियंत्रित करना, उसी को तो ठीक इसीलिए करना जैसे समझ रहे हैं। इंडियन पिनल कोड है ना, तो आईपीसी जिसको कहते हैं दंड, तो दंड संहिताओं में अपराध का लिस्ट है ना, 1 से लेके कोई 500-700 अपराध का लिस्ट उसमें बना हुआ है। ये अपराध, ये अपराध, ये अपराध, और उस अपराध के लिए ये सजा, ये सजा, ऐसा लिखा हुआ। जैसे 302 यानी हत्या करने वाला, हाँ उसके लिए फांसी लिखा है या आजीवन कारावास लिखा है, ऐसा हाँ, लिखा हुआ है। ठीक बात। लेकिन अच्छे आदमी के क्या लक्षण होते हैं और उसको राज्य कैसे उसका संरक्षण और संवर्धन करेगा, इसका उल्लेख नहीं है।
जैसे अपराधों का सूचीबद्ध किया, उनके लिए दंड का प्रोविजन किया, वैसे ही अच्छा आदमी क्या हो सकता है, उसके लिए प्रोत्साहन क्या होगा राज्य से, उसका उल्लेख नहीं है ना। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं दंडित करके, है ना, उसको कैसा बनाना चाहते हैं, उससे चाहते क्या है वो स्पष्ट नहीं है। बस वो जो कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, उसको रोकने के अर्थ में जो है उसको नियंत्रित करो दंड विधि से। हाँ, लेकिन जो सुधारने का कार्यक्रम है वो उसका कहीं उनको कुछ नहीं, पता नहीं। वो सुधारने के अलावा भी वो एक बात कह रहे हैं ना कि हाँ प्रजातंत्र के आने के पहले भी हम लोग कुछ अच्छे लोगों को पहचानते ही थे समाज में, है ना, हाँ जी, हाँ जी, जिनको हम लोग योगी, यति, सती, संत, तपस्वी आदि, भक्त आदि बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक और वो बात कह है। रहे हैं कि अभी भी लोग पहचानते ही हैं, इन्हीं को हाँ सर्वाधिक लोग अच्छा अभी भी मानते हैं। हाँ हाँ, मतलब अभी तो लेकिन अच्छे का आधार भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो संविधान है उसमें अच्छा आदमी क्या होता है उसका कोई उल्लेख ही नहीं है ना, अच्छा उल्लेख ही आदमी नहीं क्या है। होता है। हाँ, तो जिनको अभी अच्छा मान रहे हैं, जैसे यति, योगी, तपस्वी, उनको भी किस आधार पर अच्छा मान रहे हैं वो भी जो है स्पष्ट नहीं है। हाँ, बल्कि अभी तो संविधान इनको अच्छा आदमी नहीं मानता, अप्रतिष्ठित इनको किया है ना। हाँ वो ये कहते हैं कि ये तो सब कट्टरपंथी लोग हैं, मतलब हाँ जी, उनको गलत मान लिया है इन सब लोगों को। ठीक बात है। हाँ, अब जैसे हमारी सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी हो गई ना, हाँ धर्मनिरपेक्ष हो गई, अब वो कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए हाँ मंदिर का उद्घाटन करने। हाँ 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 हाँ, वो ओवैसुद्दीन बोल रहा है ना। नहीं, सभी बहुत लोग बोल रहे हैं, हाँ कांग्रेस हाँ भी हाँ, बोल सभी रही लोग है, ठीक बात है। बहुत सारे राजनीतिक दल बोल रहे हैं। हाँ हाँ क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए? यदि ये अच्छा काम है पूजा पाठ करना, तो हाँ। प्रधानमंत्री को क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं तो ये बोलिए कि पूजा पाठ करना खराब है। और प्रधानमंत्री खुद भी बोलते हैं ना कि हाँ मैं तो अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। हाँ लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं है कि अच्छा है कि क्या हाँ, है नहीं ना, तो जब वो वो वहां अच्छे पर काम के उन्होंने लिए जा रही है, केवल उनको भी इतना स्पष्ट निकाल नहीं है। लिया है कि भाई ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है पूजा पाठ हाँ, करना। बस बस ये जो है पतली गली है। पतली गली है कि भाई प्रधानमंत्री व्यक्ति के रूप में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में वो धर्म उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्य विरोधी है, क्योंकि राज्य जो है वो सेकुलर है, तो इसलिए। और ये भी जो बातें करते हैं ये अवसरवादिता के आधार पे करते हाँ हाँ, मतलब हैं। दोनों पक्ष में जो है कहीं कोई उन उनका प्रधानमंत्री जाता है तो कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, और यदि वो दोनों पक्ष में मस्जिद में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू मंदिर नहीं में नहीं नहीं, जाता है तो दिक्कत है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसा है। मतलब दोनों पक्ष में से एक भी जगह सत्यता नहीं है। तो इसका मतलब है कि अच्छे आदमी का पहचान नहीं है, और जो नहीं अच्छे है। आदमी का पहचान था वो अप्रतिष्ठित हो गया एक गणतंत्रात्मक विधि से। वो गणतंत्रात्मक विधि में इसका उल्लेख नहीं है, जैसे गलतियों का उल्लेख है ना, ये प्रकार की गलतियां होती है और ऐसे गलती करने वाले को ये दंड देना चाहिए, ऐसा उल्लेख है। और वो दंड देने की एक विधि है जिसको अपन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं ना, सीआरपीसी बोलते हैं। और उसी के लिए हमारे पास जुडिशरी एक सिस्टम है। तो जुडिशरी क्या करती है? तो जुडिशरी कहते हैं कि न्याय करती है, तो बेसिकली न्याय नहीं करती है, वो तो गलती का सजा निश्चित करती है बस। फैसला करती है। हाँ, फैसले का मतलब यही है कि गलती का हाँ, जो सजा है उसको सुनिश्चित करती है। बस 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 तो बस। वो सजा जेल हो सकती है, वो सजा जो है आर्थिक दंड हो सकता है, जिसका वो न्याय सब। के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाँ, तो ये बाबा जी ये इस पे ध्यान दिला रहे हैं लोगों का। अच्छे चरित्र की स्पष्ट सूत्र व्याख्या व अध्ययन नहीं हुआ। गणतंत्र प्रणाली में सबका मताधिकार, उम्मीदवारी का अधिकार समान स्वीकारा गया, ये बात तो ठीक है। लेकिन कुछ देशों में अस्थायी रूप में आरक्षण विधियों को अपनाया गया, जैसे हमारे यहाँ अस्थायी रूप में अपनाया गया। कहा कि कुछ साल हमको आरक्षण की जरूरत होगी। क्यों होगी? तो उन्होंने कहा सोशल जस्टिस के लिए होगी। उसको ऐसा कहा गया कि संविधान में समानता की बात तो की गई है, लेकिन आरक्षण जब करते हैं इसका मतलब असमानता को स्वीकारते हैं, है ना। जब आरक्षण का
प्रोविजन मतलब ये करते हैं। विरोधाभासी बात है हाँ, एक तरफ हम ये ना? कहते हैं कि हमारा संविधान में एक संविधान जो तरफ है, समानता की बात है और दूसरी तरफ आरक्षण का। हाँ, तो ये हाँ, विरोधाभास है। बिल्कुल। एक विरोधाभास उन्होंने बताया कि अच्छे आदमी का, अच्छे चरित्र का कोई उल्लेख, व्याख्या, सूत्र व्याख्या ये सब नहीं है। दूसरा बताया कि हम समानता का तो बात कर रहे हैं कि मताधिकार और उम्मीदवार का अधिकार जो है वो समान स्वीकारा गया है। और फिर कहा में अस्थायी रूप में रिजर्वेशन का विधियों को अपनाया गया। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी बोल रहे हैं, भेदभाव बोल रहे हैं। देश देश में विद्यमान सभी समुदायों की पहचान व उनका उल्लेख संविधानों में होता ही आया है और इन संविधानों में समुदाय मानसिकता को, यानी नागरिक मानसिकता होना चाहिए, क्योंकि जब संविधान बन रहा है तो उसमें तो सभी नागरिक हो गए, तो समुदाय मानसिकता नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि सभी संविधानों में जो है ना समुदायों का उल्लेख है। देश देश में विद्यमान सभी समुदायों की पहचान व उनका उल्लेख संविधानों में होता ही आया है। जैसे हमारे यहाँ भी जो संविधान है उसमें 4 प्रकार के वर्ग बना दिए है ना, एक जनरल कैटेगरी, एक बैकवर्ड क्लास, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब। फिर इसके बाद उसमें कह रहे हैं कि अति पिछड़ा भी उन्होंने एक जोड़ा है, वो राज्य के लोगों ने कुछ जोड़ा है, जैसे बिहार की राजनीति में अति दलित है ना, अति दलित और अति पिछड़े, ऐसा ये कुछ। तो इस तरीके से जो नागरिक समाज है उसकी असमानता को तो पहचाना है, लेकिन समानता के लिए है ना काम नहीं हो पाया अभी तक, जबकि समानता को स्वीकारा गया है, उसके प्रियम्बल में, प्रस्तावना में समानता को स्वीकारा गया है। तो भैया ना, मतलब ये समानता शब्द केवल हाथ में आया है, समानता का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है ना? तो इसीलिए समान आरक्षण को उन लोग कहते हैं कि वो सोशल जस्टिस के लिए है, इसलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन वो पॉजिटिव है। हाँ, और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन 10 साल के लिए था, जो अभी परमानेंट हो गया। अभी 70 साल हो गए, अभी तक चल रहा है। अभी इसको और कोई हिला अभी नहीं सकता। नहीं, कैसे हिलाएगा, क्योंकि अब समाज उसमें विभाजित हो गया बिल्कुल बिल्कुल भैया, भी उसी में फंस और गए। वो इंटरेस्ट ग्रुप बन गया, तो इसलिए बहुत कठिन काम हो, फंस गए बिल्कुल जिसको। बिल्कुल। फिर कह रहे हैं कि यह सब सकारात्मक प्रवृत्ति होते हुए राजतंत्र से गणतंत्र को बेहतर माना, बेहतरीन होने की उम्मीदवारी के आधार पर जनप्रतिनिधि अपने सभी विधियों को त्रिस्तरीय सभा बना ली, है ना। उनमें हुई संवाद अभी तक अध्ययन में अथवा जन संवाद में, चर्चा में नहीं आ पाते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि राजतंत्र मानते हुए जनप्रतिनिधि सिस्टम को, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को 3 स्तरीय सभाओं के रूप में बना लिया और जो इनमें होती हैं वो चर्चाएं जो हैं लोगों को पता नहीं लगती हैं। इनमें हुए संवाद अभी तक अध्ययन में अथवा जन चर्चा में या चर्चा में नहीं आते। अभी तो कुछ कुछ आने लगे, जैसे अभी लाइव टेलीकास्ट कर दिया कुछ सालों से, लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा को लाइव टेलीकास्टिंग कर दिया। लेकिन फिर भी इनमें कई समितियां ऐसी होती हैं, उनके जो डिस्कशंस होते हैं वो जनता को पता नहीं लगते हैं। हालांकि उनमें से भी अभी कुछ सालों से जो है ना, ये जो सूचना का अधिकार आया है, उस सूचना के अधिकार में जो जानना चाहते हैं उसको जान सकते हैं। तो बेसिकली पारदर्शिता लोग चाहते हैं, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि ये राजतंत्र से बेहतर होने के बावजूद भी इसमें भी ये जो चर्चाएं हैं, तो इनमें जो संवाद हुए हैं, जो चर्चाएं होती हैं, वो आती नहीं है बाहर। जब कभी सुनने में आता है वाला सत्तारूढ़ हुआ, बाकी सब हार गए, इससे पता लगता है कि वो प्रतिनिधि सभाओं में पहुंचकर अपने निष्कर्षों को, तरीकों को
निष्कर्षों तरीकों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। प्रस्तुत करते भी हैं तो वह चिन्ह रूप में जन सामान्य तक पहुंचा नहीं पाते हैं या पहुंच नहीं पाता है। यही अभी तक देखी सुनी हुई घटना है। यह भी देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में जो राजनीतिक इतिहास और घटनाओं के उल्लेख कूटनीति यानी छल कपट दम पाखंड प्रचलन में थे, वही कूटनीति एक बार जनप्रतिनिधि होने व दूसरी बार जनप्रतिनिधि होने के उपरांत मानसिकता में स्थापित होते हुए देखने को मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं बाबा जी के प्राचीन काल से ही जो कूटनीति थी, तो गणतंत्रात्मक विधि में जो प्रतिनिधि हैं उनमें एक बार जो पहली बार जो प्रतिनिधि बनता है उसमें छल कपट दम पाखंड थोड़ा कम होता है। जैसे ही वो दूसरी बार बढ़ता है ये क्रमशः बढ़ता चला जाता है, यानी वो मानसिकता के रूप में स्थापित हो जाता है। तो इसलिए जितना सीनियर नेता होता है उसको कहते हैं कि वो बहुत कूटनीतिक आदमी है, ऐसा बोलते हैं। जबकि कूटनीति का मतलब ही होता है छल कपट दम पाखंड। कूटनीति मतलब छुपाना, छुपाने की जो प्रवृत्ति है। आदमी छुपाता किसको है? छल कपट दम पाखंड को ही छुपाता है ना। तो वही कूटनीति एक बार जनप्रतिनिधि होने अथवा दूसरी बार जनप्रतिनिधि होने के उपरांत मानसिकता में स्थापित हुए देखने को मिली है। फिर कह रहे हैं कि गणतंत्र प्रणाली की का मूल उद्देश्य न्याय सम्मत निष्कर्ष ही रही। उसका पता अभी तक किसी देश धरती में देखने को नहीं मिला। तो जो गणतंत्रात्मक प्रणाली है उसके मूल उद्देश्य में लिखा है कि वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये करना चाहती है, लेकिन ना तो सामाजिक न्याय स्पष्ट हुआ, ना राजनीतिक न्याय हुआ, ना आर्थिक न्याय हुआ। क्योंकि आर्थिक न्याय होता तो गरीबी अमीरी खत्म हो जाती, सामाजिक न्याय होता तो ये जाति समुदाय प्रथाएं खत्म हो जाती, सामाजिक न्याय। और ना राजनीतिक न्याय हुआ क्योंकि सारी राजनीति जो है वो पैसे वालों की बंधक हो गई। इसलिए तीनों प्रकार के न्याय जो है अभी किसी भी धरती में देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऐसा अपन कह सकते। तो जो न्याय सम्मत निष्कर्ष यही निकलता है। ठीक है, इस विधि से सर्वाधिक निषेधात्मक चर्चा ही आजकल जनमानस में बनी हुई है। अभी ज्यादातर यही बना हुआ है कि सब चोर होते हैं, जज लोग चोर होते हैं, नेता चोर होते हैं, सब होते हैं। ऐसा नेगेटिव जो चर्चा है वो जनमानस में बनी हुई है। निषेधात्मक चर्चा, इस विधि से सर्वाधिक निषेधात्मक यानी नकारात्मक चर्चा ही आजकल जनमानस में बनी हुई है। जन चर्चा में भागीदारी किया हुआ व्यक्ति स्वयं असंतुष्ट रहता ही है, परिणामतः संघर्ष के लिए तैयारियां हो जाती। तो पहले असंतुष्टि होती है, फिर धीरे धीरे असंतुष्टि संघर्ष में बदल जाती है। इस विधि से संघर्षात्मक जनवाद जो है वो प्रचलित हुआ। तो बाबा जी ने कैसे राज्य और संविधान व्यवस्था और उसके पूर्व में जो भक्ति विरक्ति और जो छायावाद और रहस्यवाद है, ये सब अल्टीमेटली कहाँ पर पहुंच गए कि कैसे संघर्षात्मक जनवाद जो है प्रचलित हुआ, और उन बिंदुओं को बाबा जी ने निकाल के यहाँ बताया है ना। तो पहले असंतुष्टि के रूप में क्योंकि तृप्ति नहीं हुई, और बाद में संघर्ष के लिए, और फिर वो संघर्ष की चर्चा जो है वो लोकमानस में स्थापित हो गई। फिर आगे जाके वो कह रहे हैं कि तकनीकी जो विद्या भी सुविधा संग्रह के चक्कर में आकर बहुत सारी गलती और अपराध के लिए आधार बन चुकी है। शोषण विद्या तकनीकी के आधार पर जुड़ा ही है। तो तकनीकी के माध्यम से शोषण करने, क्योंकि तकनीकी से ज्यादा बड़े स्तर पे शोषण किया जा सकता है, इसलिए तकनीकी विद्या जो है वो शोषण से जुड़ गई। इसमें नैसर्गिक और मानव दोनों समाहित हैं, संकटग्रस्त हैं। तो इससे शोषण से नैसर्गिक यानी प्रकृति का भी शोषण हुआ और मानव का भी शोषण हुआ, और दोनों ही संकटग्रस्त। इनमें से कुछ ऐसी तकनीकी है कि मानव का शोषण सर्वाधिक करता है, और तकनीकी कर्माभ्यास विधि से अनेक पुर्जों से एक यंत्र तैयार होता है, ऐसा मान लिया गया। उसी क्रम को मानव के शरीर के साथ भी ऐसा ही सोचना शुरू किया। क्या सोचना शुरू किया? इसी क्रम में
हड्डी खराब होने पे हड्डी बदल देंगे, गुर्दा खराब होने से गुर्दा बदल देंगे, आँख, हृदय, आँख, नाक, कान, चमड़ी, रक्त से संबंध में भी ऐसे ही सोचा गया। इसको क्रियान्वित करने के क्रम में मानव अपने प्रयासों में किसी अंग अवयवों के हड्डी, मांस, स्नायु को बदलने में असमर्थ रहा। इन चीजों को बदला जा सकता है। यह तकनीकी कर्माभ्यास पूर्वक कुछ लोगों के हाथों में लग गई, करतलगत हुई। विगत दशक और इस दशक में अनेकानेक जनचर्चा पत्र पत्रिकाओं की सूचना, दूरदर्शन साक्षात्कारों में देखा गया, सुना गया कि किसी का गुर्दा, किसी की आंख, किसी के अंग अवयवों को कुशल शल्य चिकित्सक अपहरण कर लिया है। किडनी रैकेट, ये सब पढ़ने को मिलता ही है ना। तो इन खबरों को सुनने से जो प्रभाव पड़ा कि मूलतः शल्य चिकित्सा विधि सुख के लिए ही आरंभ हुई, किंतु वर्तमान में अशुभ का कारण बन गई। अभी तक ज्यादातर जो सर्जरी है उसमें ठगी ज्यादा है। ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं लगता? बिल्कुल भैया, अभी जो है ये मेडिकल क्षेत्र में आप जाओ तो मतलब जो है ना, आपको जो रोग है नहीं वो रोग जो है आपको दिखाकर, है ना, बहुत तरीके से जो है आपको, आपसे जो है वो पैसे पढ़ाए जाते हैं भैया। अभी आदमी जाता है केवल कुछ छोटी सी वो लेके कि यहाँ ये थोड़ा दर्द है, तो उस हॉस्पिटल में जितने जो मशीन्स है महंगे महंगे, सभी पर उसको जो है टेस्ट करा के किसी एक जगह पर उसको 1-2 दिन जो है आईसीयू में रख के ऐसा करके जो है उसको छोड़ते हैं। मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है इसकी वजह भी ये है कि अब मेडिक्लेम सिस्टम हो गई है ना भैया। तो एक बार जो है जैसे ही पेशेंट एंटर होता है हॉस्पिटल में, उससे फॉर्म भरवाया जाता है और फॉर्म में फिर जो है उसका जो मेडिक्लेम है कितना है वो देख लेते हैं, और उनको लगता है कि ये हमको नहीं देगा तो और कोई ले लेगा, और कोई हॉस्पिटल वाला। तो मेडिक्लेम में जितनी अमाउंट होती है उसमें से ज़्यादा अमाउंट उससे कैसे हड़प ली जाए, उस अर्थ में जो है उसको मतलब जो नहीं है उतनी बीमारियों में उसको फंसाया जाता है ना। कई बार तो बिल्कुल जो है एकदम बोगस ऑपरेशन और सर्जरी जो है की जाती है। ऐसे अभी आए दिन किस्से सुनने को मिलते हैं। तो इसमें बाबा जी ये कह रहे हैं कि अंगों का व्यापार भी हो रहा था और दूसरा ये भी हुआ, और कह रहे हैं कि शल्य चिकित्सा शुरू तो हुई थी शुभ के लिए, लेकिन अब अशुभ का कारण बन गई है। और वो बता रहे हैं ऐसा भी हो रहा है, यदि ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो जाए तो कौन किसके पास बेहोशी में होकर ऑपरेशन कराना चाहेगा। और अभी ऐसा सुनने में आते बेहोश करके अंग निकाल देते हैं, वो बाद में पता लगता है किसी आदमी को कि उसका किडनी निकाल लिया। तो बेहोशी के अनंतर मानव के किसी भी अंग अवयव या अवयवों को काट छांट करके अलग कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन जिसका हुआ है वह चाहे बचे या मर जाए। इन स्थितियों में हम आ चुके हैं। ऐसा विश्वास अपराध जो है, शोषण हम लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार इससे आगे जो दवाओं का संसार है, दवाइयों का जो संसार है, वो अत्याधुनिक विधि से बनाई जाती है। उनको जितना लाभ होता है उससे अधिक परेशानी होने की सूचना है। इन्हीं दवाई से चिकित्सा करने वाले स्वयं बताया करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको भी जो लोग खुद इलाज करते हैं वही लोग ये सब बताते हैं। ये सब होते हुए भी ऐसी अत्याधुनिक दवाइयाँ लोकमानस के लिए आकर्षण बनी हुई है। जहाँ तक रोग की बात, अत्याधुनिक शरीर शास्त्र का अध्ययन करने के अनुसार व्यवस्थागत रोगों, ग्रंथि, श्वास, भुज स्तंभ, कटिग्रस्त स्तंभगत, मधुमेह, रक्तचाप जैसे रोगों का कारण अज्ञात एवं असाध्य, ठीक न हो सकने वाले रोग बताते हैं। फिर भी हर चिकित्सक कोई ना कोई दवाइयों को बताते रहते हैं। ऐसा कहते हैं, एक तरफ ये भी कहते हैं कि असाध्य रोग हैं और दूसरी तरफ कोई ना कोई दवाई भी देते रहते हैं।
इसी के साथ इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, तकनीकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी धरती, जल, हवा में अनेकानेक यंत्र संचालित हैं ही और धरती के प्रभाव क्षेत्र से दूर दूर, अति दूर में इस धरती के गति से तालमेल रखते हुए उपग्रहों को स्थापित कर दूरसंचार, दूरदर्शन संबंधी गति को तकनीकी संबद्ध प्रौद्योगिकी क्रियाविधि से इस धरती को सफल बना चुके हैं और ऐसे बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से इस धरती के पेट को भले प्रकार से छत विक्षित कर रहे हैं और इस दशक तक धरती के पेट में जो छत विक्षित करने का जो आकर्षण, आवश्यकताएं एवं व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थाएं खनिज तेल, खनिज कोयले के रूप में देखने को मिलता है। यह देखा गया है। इन दोनों वस्तुओं के संबंध में भूगर्भ सर्वेक्षण से जितना पता लगा चुके हैं उसमें विज्ञान जन चर्चा के अनुसार 50-60 वर्षों तक खनिज तेल और लगभग 150 वर्षों तक का खनिज कोयले की आपूर्ति होना बताया जा रहा है। और इसी तरीके से जो लोहा पत्थर से समुन्नत कई पहाड़ हैं, मतलब जो आयरन ओर से संबंधित जो पहाड़ हैं वो धरती की सतह तक पहुंचकर मैदान हो चुके हैं। तो ऐसे जो पहाड़ थे उनका ओर निकाल के उनको मैदान बना दिया। फिर कह रहे हैं कि जो विकिरणीय धातु और सोना जैसी धातुओं के लिए भी धरती का पेट फाड़ा गया है। जैसे वो पोलार गोल्ड माइन है ना, वो लगभग 140 मंजिल नीचे तक उसमें माइनिंग का काम किया गया, इतनी गहराई तक उसको दे गए। ऐसे ही जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है जैसे थोरियम, ओरियम, यूरेनियम, उसका जो माइनिंग होता है उसमें धरती के बहुत अंदर तक जाके माइनिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं, जैसे मैंगनीज का भी बहुत नीचे तक, कापर भी जो है बहुत नीचे तक ले जाके धरती का पेट फाड़ के जो है ये कापर का जो ओर होता है वो निकालते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं विकिरणीय धातु, सोने जैसी धातु के लिए भी धरती का पेट फाड़ा जा रहा है। इन सब क्रियाकलापों में सर्वाधिक प्रयोजन सुविधा संग्रह, और इन सब से क्या करना है तो सुविधा संग्रह को पाना है। यह भोग के लिए ही है, और सुविधा संग्रह क्या, भोग के लिए। ये सभी तथ्य बीती जा रही कृत्यों के साथ जुड़ी हुई है, जन चर्चा के साथ सुनी जा रही है। यह भी जन चर्चा में सुनने में आ रहा है कि धरती बिगड़ती जा रही है। विज्ञान संसार के कुछ ईमानदार यह सोचने लगे हैं कि यह धरती ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। विज्ञानियों में भी दो मत रहे हैं। उनमें से एक मत के अनुसार जो कुछ भी है वह व्यवस्थित है, ऐसा मानते हुए सारे यांत्रिक क्रियाकलापों की कल्पना करते रहे, और दूसरा इसके बिल्कुल विपरीत है, उल्टा बताते रहे कि व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर है। और तीसरा ये भी बताते हैं कि अभी अव्यवस्था से अव्यवस्था की ओर। तो तीन प्रकार के व्यू हैं। एक प्रकार का व्यू है जो ये कहते हैं कि ऑर्डर है, और दूसरा कहते हैं ऑर्डर डिसऑर्डर की ओर है, और तीसरे लोग कहते हैं कि डिसऑर्डर की ओर है। ऐसा तीन प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं। अभी तक कुछ भी विज्ञान तंत्र है, हर व्यक्ति को अव्यवस्था कारण कार्य में भागीदारी बनाने के लिए मजबूर करता जा रहा है। और कुछ ऐसी आवाज भी सुनने में आ रही हैं, कि धरती के प्रभाव क्षेत्र की मोटाई, जिसको अपन क्रस्ट एरिया बोलते हैं ना, वो 100 में से 32 भाग विलय हो गई है। धरती के प्रभाव क्षेत्र ने, ये उसकी बात कर रहे हैं, जो वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है, प्रभाव क्षेत्र की मोटाई 100 में से 32 भाग विलय हो गई है।
बीच बीच में बहुत सारे गड्ढे हो गए, कोई ओजोन लेयर में जो गड्ढे हो गए, जो विलय हो गए, गड्ढे हो गए, वही सूर्य की जो रश्मियों में बदलकर धरती में पचाने योग्य बनाकर धरती तक पहुंचाती रही। 20वीं शताब्दी के 10वीं दशक में सुनने में आ रहा है धीरे धीरे धरती में गर्मी बढ़ रही। तो ये जो ओजोन लेयर थी वो जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देती थी सूर्य के रश्मियों को। अब वो सीधे पृथ्वी पे आ रही है, इसके कारण से पृथ्वी में गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें लगभग 32% भाग जो है उसका ओजोन लेयर का वो डैमेज हो गया है, और जहाँ जहाँ पर कहीं वो विरल हो गई है और कहीं उसमें गड्ढे पड़ गए। अभी हम लोगों ने एक लेटेस्ट न्यूज़ ये सुनी थी कि जो दक्षिणी ध्रुव है उसके पास एक बहुत बड़ा ओजोन का गड्ढा देखा गया है, यानी जहाँ पर ओजोन लेयर गायब है ऐसा देखा गया। और यदि ऐसा ध्रुवीय जगहों पे होता है तो उस स्थिति में सूर्य की जो ऊष्मा है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ जाएगी, और उससे ध्रुवीय जो बर्फ है वो पिघल के समुद्र के पानी का स्तर बढ़ा सकती है। तो जो तो बाबा जी कह रहे हैं कि पहले ये जो प्रभाव क्षेत्र था जिसको सुरक्षा कवच भी बोलते हैं, ये सुरक्षा कवच सूर्य की जो रश्मियां हैं उनको पचा के इस धरती को जितना आवश्यक है उतना पहुंचाते थे, है ना। धरती में पचने योग्य जो है उसको धरती पर पहुंचाती थी। अब वो छेद होने से क्या हुआ है कि जो धरती में पचने योग्य नहीं है उसको पहुंचा रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ये भी है कि ताप वृद्धि सुनने में मिलती है, इससे समुद्र में जल स्तर बढ़ सकता है। इन दोनों के संबंधों को इस प्रकार बताया जा रहा है कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों में जो बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है वह धीरे धीरे धरती के तापवश सूर्य की किरणोंवश है ना द्रव रूप में बदलने से वही समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने का कारण बता रहे हैं। ये खुद ही साइंटिस्ट लोग ही बता रहे हैं। सामान्य लोगों को जल स्तर बढ़ता हुआ बोध नहीं हो रहा है, फिर भी जन चर्चा में यह भी एक मुद्दा बन चुका है। यहाँ विचारणीय बिंदु यह है कि इस धरती में समुद्र का जल स्तर ऋतु संतुलन, ऋतु सम्मत और संतुलन विधि सहित इस धरती के सतह में संपूर्ण विकास प्रक्रिया प्रणाली और जागृत प्रक्रिया प्रणाली वर्तमान में प्रकाशित होने योग्य व्यवस्था स्थापित रही है। पुनश्चय विकास और विकास क्रम वर्तमान में रहना ही अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में कार्यकलापों परिणामों परिवर्तनों का प्रयोजन प्रमाणित है। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया। ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है, उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो ध्रुवीय बर्फ बढ़ने से समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं कि सामान्य आदमी को ये पता नहीं लगता है, लेकिन ये जन चर्चा में बना हुआ है ना। और फिर ये कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा तो यही रहता है कि जो नियति सहज विधि से जो क्रियाकलाप परिणाम परिवर्तन प्रयोजन है उसके आधार पे ही मानव जीने को व्यवस्था को सुनिश्चित करे हैं। मूल बात ये इसमें यही है। इस धरती पर मानव अपनी परंपरा के रूप में प्रकाशित होने से पहले ही धरती जीव जानवर वन वनस्पति कीड़े मकोड़े मृत पाषाण मणि धातु से समृद्ध रही है। मानव की वंश परंपराएं विविध भौगोलिक परिस्थितियों में आरंभ होकर स्वयं स्फूर्त कल्पनाशीलता और पहचानने की आवश्यकता व उत्साह के योगफल में सर्वप्रथम खाने पीने के योग्य वस्तुओं का पहचान, शरीर रक्षा क्रम में आवास पद्धति को, अलंकार वस्तुओं को पहचानने की गवाही विगत से प्राप्त हो चुकी है ना। मतलब जो क्रम रहा मानव के विकास का, तो सबसे पहले खाने पीने की चीजों को, फिर शरीर सुरक्षा के लिए घर का पहचान हुआ, उसके बाद अलंकार वस्तुओं का पहचान हुआ है।
इसका इतिहास में विगत में जो है इसका गवाही है। साथ ही मानव आरंभिक काल से ही भयत्रस्त होकर बचाओ बचाओ का आर्तनाद करता आया है, बचाओ आर्तनाद करता रहा है। यह दीनता विपन्नता का द्योतक है। यह मानव को स्वीकार नहीं हुआ। क्या स्वीकार नहीं हुआ? भय स्वीकार नहीं हुआ। तो जैसे ही विज्ञान मानव कुल में स्थापित हुई, वैसे वैसे प्रकृति पर विजय पाने का शोषण व प्रयास प्रक्रियाओं के रूप में क्रियान्वयन होते आया। सने सने प्रकृति पर विजय पाने की आवाज इस दशक में काफी हद तक दबी हुई दिखाई देती है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय यही था कि हम लोगों को निबंध पढ़ाया जाता था, तो विज्ञान के ऊपर तो यही था कि प्रकृति पे विजय पाने के लिए विज्ञान है ना। लेकिन अभी कुछ साल से जब से लोगों को ये असंतुलन का पता लगा ना, पर्यावरण का असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग और टेक्टोनिक इम्बैलेंस या वायुमंडलीय असंतुलन, ये सब पता लगा है, तो धीरे धीरे ये प्रकृति पे विजय पाने का जो आवाज था वो कम होती जा रही है, ऐसा बोलने लगा। इन दिनों जितने भी विज्ञान सभाएं होती हैं उसमें प्रकृति के विजय के स्थान पे प्राकृतिक संपदाओं के दोहन क्रिया के अर्थ में क्या लिखा है, मेरे इसमें से गायब है वर्ड। विज्ञान तो कह रहे हैं कि साथ ही मानव आरंभिक काल से भयत्रस्त होकर बचाओ आर्तनाद करता आया। यह दीनता विपन्नता का द्योतक रहा। यह मानव को स्वीकार नहीं हुआ। जैसे ही विज्ञान मानव कुल में स्थापित हुई, वैसे ही प्रकृति पर विजय पाने का शोषण व प्रयास प्रक्रियाओं के रूप में क्रियान्वयन होते आया है। सने सने प्रकृति पर विजय पाने की आवाज इस दशक में काफी हद तक दबी हुई दिखाई पड़ती है। इन दिनों जितने भी विज्ञान सभाएं होती हैं उसमें प्रकृति पर विजय के स्थान पर प्राकृतिक संपदाओं का दोहन क्रिया के अर्थ में शब्द का प्रयोग करते हैं। यही विज्ञान कुल अर्थात विज्ञान परंपराओं में आवाज का बदलाव है। यह बदलाव होते हुए कार्यविधि में धरती के साथ अपराध क्रिया का तादाद बढ़ गई है, ऐसा। फिर आगे ये कहा कि विजय पाने का अर्थ सर्वविदित है। आदिकाल से बाघ या भालू पर विजय पाने की घटना उसके नाश का कारण ही रही है। धीरे धीरे भालू और बाघ जो है कम होते गए क्योंकि उन पर विजय पा के उनको मार डाला। इसी प्रकार प्रकृति पर भी विजय पाने के अर्थ में प्राकृतिक वैभव को नाश करने अथवा उसका विध्वंस करने में मानव तत्पर हुआ है। इसमें काफी हद तक मानव की हविस पूरी हुई है। हविस का तात्पर्य होता है मनमानी विधि से सुविधा संग्रह भोग अतिभोग की ओर बढ़ते जाने की प्रवृत्ति है। बढ़ते जाने से अधिकांश लोगों को इस दशक में समझ में आया है। इसके साथ यह भी समझ में आया कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु नहीं है। इस धरती में जो संपदाएं वन खनिज के रूप में रही हैं उन्हीं का दोहन व छीना झपटी के रूप में देखा जा सकता है। वन का क्षय होते ही आया है। इस शोषण विधि से यह भी देखने को मिला है कि शासन तंत्र के द्वारा प्राकृतिक संपदा के शोषण को वैध मानते हैं। अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक संपदा के शोषण किए जाने को उसे अवैध ठहराते हैं। तो मतलब शासन यदि कोई जंगल काटता है वो वैध है और नागरिक लोग यदि जंगल काटते हैं तो वो अवैध है, ऐसा है। इसी भी द्रोह विद्रोह घटनाएं घटित होते ही आई और आज तक की सभी घटनाएं चाहे वह वैध रही हो या अवैध रही हो, सजी धरती जो सजी धजी
इस धरती को तंग करती हुई एवं धरती तंग होती हुई देखने को मिलती है। धरती गर्म होती हुई, समुद्र का जल स्तर बढ़ता हुआ, सर्वाधिक जगह में कम वर्षा होती हुई, ठंड कम होती हुई, गर्मी बढ़ती हुई, नदी नाले सूखते हुए, जल स्तर धीरे धीरे नीचे जाते हुए, गर्मी के दिनों में सर्वाधिक कुआं तालाब सूखते हुए देखने को मिल रहा है। यह 20वीं सदी के अंतिम दशक के उत्तरार्ध की स्थिति है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर इसमें ये कहा कि इस धरती पर इस समय दृश्यमान स्थिति के अनुसार हर मानव सुविधा संग्रह में प्रवृत्तशील है और हर परंपरा व माध्यम इसी के लिए प्रवर्तनशील है। राजनेताओं को निश्चित दिशा और राजनीतिक सार्वभौमता की कोई पहचान आज तक नहीं हो पाई है। अभी तक किसी देश के बुद्धिमानों के अनुसार 3000 वर्ष का इतिहास बताया जाता है, किसी के द्वारा 5000 वर्ष का बताया जाता है, कुछ लोग लाखों करोड़ों वर्ष का होना बताते हैं। इन सभी इतिहासों को तर्क सम्मत बनाने के लिए विगत की किताबों और पुरातत्व को अपनाया गया है। पुरातत्व को भूमिगत, समुद्रगत व स्थलगत भी होना पाया गया है। इस प्रयास में मानव सभ्यता के आरंभ काल को पहचानने की मंशा रही है। इस उपक्रम के साथ प्राचीन काल शल्यों को उसकी रचना के विश्लेषण के अतिरिक्त इस धरती पर स्थायी वस्तु जो कोसा के रूप में परिवर्तित होने के रूप में प्रवृत्ति को देखा गया, उसका नाम कार्बोनिक है। उसके अर्थात उस शैलियों में निहित कार्बोनिक शैलियों की विद्युतीय प्रभावीकरण विधि से प्राप्त कर लिया है। उसी से पुराने पत्थर की आयु का पता लगाते हैं, है ना, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं। इसको जो विज्ञान में जो शब्द उपयोग करते हैं वो कार्बन डेटिंग प्रणाली है। तो इसी विधि से जो है उसकी आयु का पता लगाते, उसी से पुराने पत्थरों की आयु का पता लगाया जाता है और इस प्रक्रिया से बड़े बड़े पहाड़ों की आयु का अनुमान लगाते हैं। और विगत अध्ययनों में क्रम में बीती हुई घटनाओं के क्रम का अनुमान करने के क्रम में यह भी उल्लेख करते हैं कि यह धरती कई बार पलट चुकी है ना। इस मुद्दे पर कुछ ऐसे जीव जानवरों के शल्य मिला करते हैं जिसको फॉसिल कहते हैं। जीव जानवरों के फॉसिल मिलते हैं ना, जिसको जीवाश्म भी बोलते हैं, जिसकी परंपरा इस धरती पर देखने को नहीं मिलती है। इसी के आधार पर उस समय में, वो धरती पलटने से पहले के समय में ऐसे जीव जानवर रहे हैं। धरती पलटने के साथ ही वे सब शल्य बन चुके हैं। ऐसे शल्य विशेषक कोयला खदानों में भी मिलते हैं और वह गहरी खुदाई के क्रम में कहीं कहीं मिलता है। ऐसे साक्ष्यों को इस धरती के बुद्धिमान बहुत सारा एकत्र किए हैं और इन उपक्रमों के साथ साथ पत्थरों और सालियों की जो आयु निर्धारण करते हैं वह तो हमें मिली है। वस्तुओं के आधार पर हमारा अनुमान है। इन सब वस्तुओं के आयु निर्धारण के साथ साथ हमें कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ध्रुव मिलता नहीं है। तो इस पर वर्तमान में हर सामान्य व्यक्ति का अपेक्षा यही है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतियों में सामरस्यता, समाधान, निश्चित गम्यता, जिससे सुंदर सामाजिकता सिद्ध हो सके, ऐसी गम्यता के लिए निश्चित गति आवश्यक है। उल्लेखनीय बात यह तथ्य यही है कि आर्थिक विधा हर मानव में सुविधा संग्रह के अर्थ में स्पष्ट है और राजनीतिक विधा यश पर धन के चंगुल में फंसा है। सांस्कृतिक विधा जो है वो समुदाय मानसिकता व रूढ़ियों के चंगुल में भली प्रकार से फंस चुकी है। जहाँ तक यह भी स्पष्ट कर दें कि यश का तात्पर्य बहुत लोग जिनका चेहरा मोहरा को भली प्रकार से पहचानते हैं, जैसे बच्चे जानते हैं, ऐसा चेहरा मोहरा नाम से पहचानने वाली घटना को हम 3 प्रकार से देखते हैं: राजनेता, कलाकार और ये जो डाका डकैती इंद्रजाल जादू के रूप में जो रहते हैं। ऐसे तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो भी इतिहास की घटनाओं में और उनके ऐतिहासिकता को जांचने की कोई विधियां विकसित हुई और उनसे जो है ये पता लगा कि
धरती में पहले कुछ इस प्रकार के जीव जानवर थे जो धरती पलटने के कारण से उसमें दब गए और उनका अब अस्तित्व नहीं है। तो इस सब से ये तो पता लग जाता है कि इतना पुराना है और ये सब है, लेकिन इससे कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ध्रुव नहीं मिलता है, ऐसा वो कह रहे हैं। जबकि आदमी इनके साथ ही जीना चाहता है। तो इस वर्तमान में हर सामान्य व्यक्ति का अपेक्षा यही है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतियों में सामरस्यता, समाधान और निश्चित गम्यता आ जाए, जिससे सुंदर सामाजिकता जो है सिद्ध हो सके। ऐसी गम्यता के लिए निश्चित गति आवश्यक है। एक बात तो ये कह रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सामरस्यता, समाधान और निश्चित गम्यता पहचान लें। दूसरा वो कह रहे हैं कि आर्थिक विधा में हर मानव सुविधा संग्रह के अर्थ में स्पष्ट है और राजनीतिक विधा जो है वो यश, पद, दल, धन के चंगुल में फंस गई है। सांस्कृतिक विधा जो है समुदाय, मानसिकता व रूढ़ियों के चंगुल में फंसी है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि यश का तात्पर्य, अभी जो यश का तात्पर्य यही है कि किसी के चेहरा जो है वो लोकप्रिय हो जाता है, उसको सभी लोग चेहरे को पहचानने लगते हैं। तो ऐसे चेहरे को पहचानने वाले जो लोग हैं उनमें से राजनेता हैं, कुछ कलाकार हैं, कुछ जो डाका डकैती करने वाले जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हैं ना। तो इन सभी को पहचान बनाने के काम में माध्यम निष्ठा से लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं ऐसे लोगों की पहचान बनाने का काम जो है ये सभी प्रकार के मीडिया जो है इनका पहचान बनाने के काम में निष्ठा से लगे हुए हैं। और माध्यमों का खाका आज की स्थिति में रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास, विधाएं हैं। इनसे पता लगता है कि यश पाने की वस्तु क्या है। यश का तात्पर्य आज के कलाकारों का कथन जो हम सुनते हैं, लोग जो चाहते हैं अथवा लोक शक्ति के अनुसार गति है। संभाषण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हर राजनेता कथन हम जनसेवक हैं, जबकि उन किसी में भी पद व पैसे के अतिरिक्त लक्ष्य दिखाई नहीं देता है। भाषा में तो कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, लेकिन जो कुछ करते हैं उसमें पद और पैसे के अतिरिक्त कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता है। डाकुओं का कथन यही है कि शासन प्रशासन के द्वारा किया गया जो अत्याचार ही डाकुओं को जन्म देता है। सांस्कृतिक रूढ़ी और समुदाय मानसिकता अपना पराये का दीवार बनाते ही आया है। ये सब दिशाहीन राजनीति, प्रयोजन विहीन शिक्षा नीति और रहस्यमयी धर्म नीति प्रधानतः हर मानव को अपनी मानसिकता को सार्वभौम रूप देने में असफल रही है। इस धरती में इस समय में इस धरती पे कोई 600-700 करोड़ आदमी होने का आंकड़ा है। इन 600-700 करोड़ आदमियों में सर्वाधिक लोगों के अनुसार 90% आदमी इन सभी विधाओं में स्पष्ट निश्चयता व सार्थकता को समझना चाहते हैं और ऐसी सार्वभौम समझदारी को जीवन शैली और दिनचर्या में अपनाना और मूल्यांकन करना चाहते हैं। इस सामान्य विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हर मानव धरती और धरती के पर्यावरण के संतुलन के पक्ष में है, वह असंतुलन के विपक्ष में है। इतने लंबे अरसे की मानव परंपरा अभी तक धर्मगद्दी, शिक्षा गद्दी, राजगद्दी में कल्याणकारी दिशा व लक्ष्य को पहचान नहीं पाई। इन तीनों विधाओं में होने वाली प्रवृत्तियां व कार्यों के पक्ष में अथवा कार्यों के रूप में शिक्षा गद्दी के कार्यकलाप को देखा जा सकता। अतएव इन चारों प्रकार की परंपराएं अपने आप में भ्रष्ट हो चुके हैं। हर मानव इसमें परिवर्तन चाहते हैं, इसकी आपूर्ति के लिए ही अथवा इस ओर प्रवृत्ति करने के लिए ही इस प्रकार व्यवहारात्मक जनवाद को प्रस्तुत किया है, जिससे मानव धर्म स्पष्ट होने, शिक्षा, मानव चेतना, मूल्य शिक्षा में पारंगत प्रमाण होने और राज्य जो है अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सहज विधि विधान, राज्य राष्ट्र चेतना में पारंगत प्रमाण होने का जन चर्चा व संवाद सहित प्रस्ताव है। तो ये जो जनवाद है इसके लिए बाबा ने कहा कि इसमें 3 बातें हैं कि मानव धर्म का स्पष्ट होना, शिक्षा जो है चेतना, विकास, मूल्य शिक्षा के रूप में, और जो राज्य है वो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, विधि विधान और राष्ट्र राज्य चेतना में पारंगत प्रमाण होने का जन चर्चा व संवाद से प्रस्ताव जो है जनवाद में, व्यवहारात्मक जनवाद में दिया गया है। तो ये हम लोगों ने अध्याय 2 को पढ़ लिया पूरा। इसमें कुछ हम लोग बात कर सकते हैं।
हाँ जी बताइए। हाँ जी सुनील भाई, आज आप बोलिए कुछ। सुनील छांगवाल जी हाँ भैया। बताइए। नहीं, बढ़िया से जो जन चर्चा जो होनी चाहिए सही के हाँ। रूप में, उसके बारे में बाबा जी ने स्पष्टता रखी है कि अभी हम समस्याओं के बारे में चर्चाएं करते हैं, ना कि समाधान के रूप में कि क्या होना चाहिए, किस तरह से ये जो समस्या है उसका सर्वतोमुखी समाधान हो, उस अर्थ में नहीं है जन चर्चाएं। उसी को बहुत बढ़िया से उन्होंने रखा है कि धरती का पेट चीर दिया, उसमें सारी चीजें निकाल दी, तो अभी धरती का ताप भी 2 डिग्री बढ़ गया है, और तो बढ़ेगा तो धरती समाप्त हो जाएगी। वो बहुत बढ़िया से बाबा जी ने रखा है, और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि धरती संतुलित रहे। तो इन सब पे हमको हमारी जो विचार या जनचर्चाएं हैं, जनवाद है, वो सही के अर्थ में होगा, तभी चीजें बदलेंगी। तो बहुत बढ़िया से बाबा जी ने समीक्षा की है। ठीक है ना भैया, हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक ठीक। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ सुनील भाई, हाँ सुनील जी, दूसरे सुनील जी। सुनील भाई, हाँ भैया बताइए। प्रश्न, सुनील भाई के बाद एक में कुछ प्रश्न। जोड़ू सुनील तो। खेरवा जी। हाँ जी। हाँ योगेश भैया, 1 मिनट पहले हाँ, ये सुनील, सुनील भाई। 1 मिनट हाँ रुक भैया। जाइए योगेश भाई, 1 मिनट। एक हाँ सुनील भाई बोलिए। कोई बात नहीं। सुनील हाँ, खेरवा जी। ये मेरे को एक प्रश्न था कि ये जो जी। एक जो चैप्टर का जो नाम है वो अभिनय और इसका परिणाम, तो ये शुरू में हाँ हमने साहित्य और कला की बात की, हाँ फिर उसके मतलब उसके बाद फिर और चीजों के बारे में जो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें जो है मतलब भिन्न भिन्न चीजें हैं, तो इसका नाम जो है अभिनय और इसका परिणाम कोई मतलब कनेक्शन मुझे बैठ नहीं रहा है। ये कि ऐसा है जैसे कि हम लोग पहले ऐसे ही वाले मानते चैप्टर में हैं भी कि जो ये हमने जो पढ़ा, ऐसा मानते हैं कि मानव जो है ना इस पृथ्वी पे अभिनय कर रहा है ना, अच्छा तो उस अर्थ में मानव का जो अभिनय है उसको बता दिया है कि जो, और उसके परिणाम को बता दिया। जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मीडिया, साहित्य, कला, इसमें जो भी अभिनय कर रहा है ना मानव, तो उसके जो परिणाम है उसको बता दिया गया। ऐसा है। आप अभी अभिनय को अपन ऐसे ही मानते हैं कि जो फिल्मों में या इसमें करते हैं उसको अभिनय हाँ, कहते क्योंकि वो शुरू साहित्य हैं। और कला उस हमारा सबसे जो शुरू हुआ। आदर्शवाद है ना, वो ये कहता है कि हर आदमी जो है ना ऊपर से इस पृथ्वी पे अभिनय करने के लिए आया। ये एक बड़ा ड्रामा है, ड्रामा में आदमी जो है भाग लेने के लिए आया। उस अर्थ में अभिनय शब्द का उपयोग किया है ना। ठीक है, नहीं आया, स्पष्ट हुआ आपको सुनील भाई? नहीं, स्पष्ट हो गया भी, हाँ स्पष्ट हो गया। एक और इसके जुड़ा हुआ जी प्रश्न जी है कि जी जैसे बताइए। इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने किया है कि वो व्यवहारात्मक जनवाद जनवाद क्यों, हाँ, है ना, तो उसी के कंटिन्यूएशन में ही है कि हाँ, ये उसी भी के वही बात कह रहा कंटिन्यूएशन है। में है, उसी के कंटिन्यूएशन में ही है ये। और इसीलिए इसका जो अंत किया ना, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि व्यवहारात्मक जनवाद को क्यों प्रस्तुत किया है ना, उसका प्रयोजन भी स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे। ये जो अंतिम पैराग्राफ है ना, तो जी उसमें यही कहा कि इसकी आपूर्ति हो जाए और ये सब हो जाए कि धर्म, मानव धर्म स्पष्ट हो जाए, शिक्षा जो है उसमें पारंगत प्रमाण आ जाए, और राज्य जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से तो इसके अर्थ में जो है जन चर्चा व संवाद के लिए ये प्रस्ताव उन्होंने जनवाद का दिया है। तो इसलिए ये दोनों अध्याय जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर पहले अध्याय में भी कुछ अंतर्द्वंदों की बात हुई है, और पहले अध्याय में भी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है, जो उनकी समीक्षाएं भी हुई हैं, उनका विश्लेषण भी हुआ, उनकी फसावट को भी बताया है। इस वाले में भी इसमें ज्यादातर जो है ना साहित्य और जो प्राकृतिक जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, उन नैसर्गिक क्षेत्र में जो मानव ने गड़बड़ी की है उसको ज्यादा रेखांकित किया है।
फिर भी बीच बीच में थोड़ा सा गणतंत्रात्मक प्रणाली का भी बात आया है ना। तो आपका कहना सही है कि ये दोनों अध्याय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्याख्या को आगे बढ़ाया है, इतना तो स्पष्ट ही लगता है। ठीक है ना सुनील भाई? जी जी। हाँ योगेश भाई, आप कुछ बोल रहे थे सुनील छांगवाल जी की बात। हाँ भैया, वो सुनील भाई की जो बात थी ना, सुनील भाई ने बताया, उसमें थोड़ा जोड़ना चाहता था। सुनील भाई ने कहा कि अभी जो जन चर्चा हो रही है वो समस्या के बारे में हो रही है ना। हाँ। मेरा उसमें जोड़ना ये था कि अभी समस्या के बारे में नहीं, अभी जो सुख के अर्थ में जो चर्चा हो रही है वो भी समस्या की दिशा में ही हो रही है। हाँ। अभी जो सुखी होने के अर्थ में जो चर्चा हो रही है वो भी अल्टीमेटली जो है समस्या को पैदा करने की दिशा में ही हो रही है। मतलब अभी जो है ना। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही कहा, बाबा जी ने इसमें कहा भी है। हाँ, हम ये सब खनिज क्यों निकाल रहे हैं? तो भोग हाँ, के लिए, है ना, सुविधा संग्रह बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो भी अभी समस्याएं अभी हम पैदा कर रहे हैं वो भी हम सुख के लिए कर रहे हैं, और वो सुख को पता करने जाते हैं तो पता लगता है उसमें सुख दिशा नहीं है। समस्या की है, दिशा समस्या की है। उसमें सुख ही नहीं है, क्योंकि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु नहीं है, इसीलिए बिल्कुल उसमें सुख नहीं बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सुख की निरंतरता भी नहीं है ऐसा। अभी का हर क्योंकि एक कदम जो है वो समस्या की ओर है। इसका मतलब है दिशा और लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, वस्तु बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल उसमें रहस्यता बनी हुई है, उसमें बिल्कुल अस्पष्टता बनी हुई है, ये मूल बिल्कुल। बात है। हाँ जी, और कोई? अजीत जी, अर्चना बहन, भास्कर भाई, भरत भाई, भरत सुथार जी। कल कर देंगे पाठक जी इसको समाप्त बढ़िया से, अभी तो समय कल ज्यादा कर हो देंगे, गया। कल कर देंगे, ठीक है। हाँ, अभी तो काफी समय हो गया मेरे ख्याल में। हाँ ठीक भरत है। भाई, हाँ, भरत बहुत भाई, बहुत समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। जी जी जी। मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी समझ में आ रहा है। हाँ ये तो बहुत कॉमन बातें हैं ना, जो रोज ही अखबार टेलीविजन हाँ, में बस देखते ये है ना। अनुभव की बातें आगे आ रही है। आगे फिर उन्होंने अभी तो ये समस्याओं को बता दिया है, आगे के अध्यायों में ये चर्चा को किस दिशा में ले जाना है उसको स्पष्ट किया है ना। तो आगे जाके और अपना स्पष्ट होगा। सही। दिलीप भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मोहित भाई, दिलीप भाई, नवनीत भाई, रण सिंह जी। हाँ भैया, मेरी सहमति है पूरी। मैं वैसे भी जो मुद्दे इसमें उठाए गए हैं ना, जी जी नवनीत दीक्षित बोल रहा हूँ, मेरी जी उनसे जी पहले से सहमति रही है। और मैं चूंकि सरकारी सिस्टम में हूँ, मैं यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में काम करता हूँ, जी तो ये अभिनय जो आप बात कर रहे हैं ये तो सुबह से शाम तक हमें भी करना होता है। और हाँ। जो राजनेता अभिनय सामाजिक कर- समरसता और उसके नाम पे जो करते हैं, वो अभिनय को हम दिन भर झेलते भी हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल नाटक जाहिर सी नौटंकी बात है। जो चलती रहती है हाँ बिल्कुल राजनीति। बिल्कुल, काम करें या ना करें, लेकिन उसको करने का दिखावा स्कूलों से लेकर, मैं शिक्षा व्यवस्था में हूँ यहाँ दिल्ली में, जी जी तो दिन भर दो चार होते हैं इन चीज़ों से। असहमति होती है तो भी तो कुछ किया नहीं जा सकता उसमें। जी, वो फसावट है, उससे हाँ निकलने के बिल्कुल लिए बिल्कुल, बड़ा सहमति हस्तक्षेप है बिल्कुल। लगेगा। बाबा जी ने लिखा भी बहुत सरल शब्दों में है, हम्म, तो इसलिए कहीं पे ऐसा लगता नहीं है कि समझ नहीं आई बात, बहुत अच्छे से समझ आ गई। बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया। हाँ, सुशील जी, सुशील महाजन जी। हाँ भैया, काफी ये दोनों अध्याय के अंदर में काफी स्पष्टता रही है कि बाबा जी का जो ध्यान आकर्षित कराने का पर्पस है कि उस वास्तविक वस्तु को, उस यथार्थ और उस मौलिक वस्तु को हम पहचान पाए, और उसके लिए ये सारे जन चर्चा के मुद्दे जो हैं सामने रखे हैं। और उनके अंदर में पहले वाले अध्याय के अंदर में वो भौतिकता के ऊपर ज्यादा फोकस था कि उसके अंदर में किस तरह से सुविधा और संग्रह के साथ जो है सभी पूरी तरह से कोने कोने के अंदर में हर जगह, हर व्यवस्था तंत्र के अंदर में वो फैला हुआ है। और राजनीति के अंदर में, अर्थनीति के अंदर में, या व्यक्तिवाद के रूप के अंदर में, हर जगह वो किस तरह से है। और इसके अंदर में भी वही सारे मुद्दे जो हैं जिन्होंने यहाँ जन चर्चा के लिए रखे हैं, ताकि इससे सभी लोग किस तरह से पीड़ित हैं एक दूसरे के साथ, और फिर भी उसके अंदर वो सुख पाना चाहते हैं। तो
वो जो सुख है, समाधान है, अभयता है, उसी को हम किस तरह से ये जो सह अस्तित्ववाद है उधर हम मुड़ सकें और उसकी तरफ हम अग्रसर होकर के उस वस्तु को और उस चीज को हम पा सकें। तो ये सारा ध्यान जो है और जन चर्चा जो है उसी ओर ले जाने के लिए है। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है प्रकृति के बारे में भी, वो प्रकृति के अंदर में क्या हो रहा है और किस तरह से देश के लोग कैसे कर रहे हैं, विदेश के लोग कैसे कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय में किस तरह से हो रहा है, राजनीति के अंदर में किस तरह से हो रहा है, और बहुत ही मतलब कि मार्मिकता के साथ एकदम से विश्लेषण है बाबा जी का। बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर कभी भी मतलब कि किसी भी टॉपिक के ऊपर लगे, मतलब कि किसी भी जगह के अंदर में अगर है हम और उसके अंदर में हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि हर जगह पे ही व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। चाहे प्रकृति पृथ्वी से हम दोहन कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी वो सारी चीजों किस तरह से हमारा कनेक्शन जो है उस वास्तविकता और निरंतर सुख की तरफ और न्याय की तरफ, नियम की तरफ हम पहुंच सकें, ध्यान सारा उसी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो मतलब जो जागृत व्यक्ति है वो अपने चारों ओर के संसार की भी, संसार की सभी क्रियाओं पे नजर रखते हैं ना, और उनकी समीक्षा भी उनके पास रहती है, उनका समाधान भी रहता है, और इसीलिए वो दिशा दे पाते हैं। तो जागृत व्यक्ति का यही पहचान है कि वो पूरी मानव जाति को धीरे धीरे समाधान की ओर ले जाते हैं। कुल मिलाकर के सारा इसी के ऊपर ही फोकस है कि हम अध्ययन भी कर रहे हैं तो हमारा जो दृष्टि जो है, हमारी दिशा जो है वो उस तरफ हम मतलब कि हर एक मुद्दे को देख करके, पहचान करके उस क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, और वो हमारी दृष्टि उस तरफ हो जाए कि वो सह अस्तित्व के अंदर में किस तरह से न्याय है, किस तरह से नियम, किस तरह से व्यवहार और व्यवसाय के अंदर में संतुलन आए। तो सारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा है और आप भी इसका बहुत बढ़िया तरीके से रखते हैं, तो आपके प्रति कृतज्ञता बहुत बहुत। ठीक। दिलीप भाई कुछ आप बोलना चाहेंगे? दिलीप करमले। ठीक है, फिर इजाजत लेते हैं, फिर कल मिलते हैं ना। ठीक है योगेश भाई, कुछ आपको कुछ कंक्लूडिंग कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं भैया, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ठीक है भाई। हरिहर। हरिहर। ठीक है भैया। हरिहर। हाँ योगेश भैया। हाँ हरिहर। अच्छा, इसमें तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम अपने परिवार में, बच्चों के साथ, अपने समाज में, मित्रों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं।